सभी को नमस्कार। मैं रमेश बडोनी, आईटी विभाग एससीईआरटी से हूँ। आज हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसका जो टाइटल है वो है इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग। इस पूरे प्रोग्राम को आज चलाने वाले हैं। उसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, हमारे बीच डॉक्टर अवनीश सुनियाल हैं, जो इंस्पायर अवार्ड मानक के कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर। और इसी को लेके हम बातचीत करेंगे डिटेल में। हमारे बीच में है आलोक द्विवेदी जी, जो नवम अगस्त्य फाउंडेशन से प्रोग्राम मैनेजर है। और हमारे बीच में जो पूरा प्रोग्राम जो इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग को लेके होगा, उस पे पूरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु रहेगा, उसमें हमारे द्विवेदी जी डिटेल में करेंगे बातचीत। तो मैं शुरुआत इस तरह से करता हूँ कि जो ये इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग का जो पार्ट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेके आए हैं स्टेट में, इसका मेन मोटिव ये है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो भी बच्चे कुछ इनोवेट करके कुछ आइडिया को लेके आगे जाना चाहते हैं, जैसे कि टेक्नो मेला में, इंस्पायर अवार्ड मानक में, या हैकाथॉन में, या हमारे साइंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेके कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनको हम एक डिटेल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम दे रहे हैं, जो हमको ये बताएगा कि कोई भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें, और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को एक प्रोटोटाइप मॉडल में या एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई मॉडल कैसे तैयार किया जाता है, उस पे ये कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले डॉक्टर अवनी सुनियाल को, जो बातचीत करेंगे इंस्पायर अवार्ड मानक को लेके, और इस प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें बात करेंगे। धन्यवाद बडोनी जी। मैं इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम के राज्य समन्वयक होने के नाते इस योजना के संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहूँगा। इंस्पायर अवार्ड योजना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसको कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की मदद से चलाया जाता है। इस योजना में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे प्रतिभाग करते हैं, जो कि सामान्यतः 10 से 15 साल की आयु वर्ग के होते हैं। इस योजना में पूरे देश से आइडियाज़ इनवाइट किए जाते हैं ऑनलाइन मोड में, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ होती हैं। और उसके बाद अगर बच्चा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत जाता है, तो उसको अब्रॉड जाने का भी, जापान जाने का भी अवसर मिलता है। तो इस तरह से देखें तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है, और हम राज्य में भी इसको एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पे चला रहे हैं। राज्य में हमारी कुछ उपलब्धियाँ रही हैं इस प्रोग्राम को लेकर। पिछले साल हमारे लगभग 29,000 नॉमिनेशन हुए हैं, और लगभग 2,140 बच्चों का चयन हुआ है। इस कार्यक्रम में जो चयन के आधार रहते हैं, बेसिकली जो आइडिया होता है, क्योंकि आइडिया हम इनवाइट कर रहे हैं बच्चे से, तो उसके कुछ मानक रखे गए हैं। जैसे कि नवीनता कितनी है आइडिया में, डिग्री ऑफ नोवेलिटी, कितना नया आइडिया है, क्या एकदम नया है या कुछ पुराने आइडिया से थोड़ा अलग है, लेकिन उसमें कुछ नयापन है। दूसरी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सोशली कितनी एप्लीकेबल है वो। यानी कि समाज में कितना एप्लीकेबल हो सकता है वो आइडिया, अगर बच्चा उसको बनाता है उसको लेकर। और एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा आपको कि बेसिकली इसमें वो आइडियाज़ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जो कि समाज की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी कि जो सामाजिक दिक्कतें हैं, आम तौर पर डेली लाइफ़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने वाले जो आइडियाज़ होते हैं, उनको इसमें ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि जो भी बच्चा बना रहा है, क्या वो सोशली एप्लीकेबल है। तीसरा इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि क्या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। यानी कि जो बच्चे ने आइडिया दिया है, उससे कोई पर्यावरण पे कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ता है। तो ये भी चीज़ें इसमें देखने की हैं। अगला जो एक इम्पोर्टेंट है कि एस्पेक्ट है इसका, कि सबसे मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि यूज़र फ्रेंडलीनेस। आइडिया या प्रोटोटाइप ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, यूज़र फ्रेंडली हो, उसकी बहुत अधिक कॉस्ट भी ना हो, और आसानी से उसको बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो है उसको चला सके। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आइडिया ऐसा हो कि जो कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं भी अवेलेबल हैं, उनसे कुछ अलग हटके हो, या उसके कुछ एडवांटेज ऐसी हों कि जो कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ में नहीं है। जैसे कोई मशीन अभी नहीं है, अभी इस तरह की बनाई जाए कि जिसमें कि जो अभी जो वर्तमान में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से मॉडिफ़िकेशन हम कर लें कि जिससे कुछ एडवांटेज हो जाए। तो अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है, और हम चाहते हैं कि स्टेट में इसको हम जिस भी तरीके से हो सके इसको प्रमोट करें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है पूरा इस तरह से डिज़ाइन किया गया है
कि सारा ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में चलता है और ऑफ़लाइन में कुछ देने के लिए विशेष रूप से कोई बहुत बड़े फंड हमारे पास नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड में ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और टीचर्स तक हम पहुँचे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि नवम अगस्त्य फाउंडेशन ने बच्चों की मदद के लिए एक प्रस्ताव दिया है कि वो हमारे बच्चों को डिज़ाइन थिंकिंग के माध्यम से, डिज़ाइन थिंकिंग क्योंकि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अपने आसपास के वातावरण को बहुत डीपली ऑब्जर्व करना और उसके बेस पर फिर आइडिया क्रिएट करना और फिर उस आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना, ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में बताई जाती हैं। तो अगर हमारे बच्चे इसके लिए वेल इक्विप्ड होंगे, सोचने के लिए, सोचने का भी एक तरीका होता है कि उसको कैसे किसी सांचे में डालना है और प्रोटोटाइप में उसको कन्वर्ट करना है, तो ये पूरा एक अपना प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए और इसमें हेल्प करने के लिए अगस्त्य नवम फाउंडेशन ने एक पेशकश की है राज्य को, और हम उनकी इस पेशकश का बहुत स्वागत करते हैं और आभार भी व्यक्त करेंगे कि वो हमारे बच्चों की और हमारे टीचर्स की मदद के लिए आगे आए हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ अगस्त्य नवम फाउंडेशन से जो है आलोक द्विवेदी जी हैं, जो टेक्निकल मैनेजर हैं। तो मैं अधिक समय न लेते हुए बडोनी जी से आग्रह करूँगा कि बडोनी जी उनका पूरा परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू उनियाल जी। जैसे कि उनियाल जी ने आपको बता दिया है कि हमारा मेन मोटिव है कि कोई भी बच्चा अगर कुछ आइडिया को लेके आगे बढ़ना चाहता है तो अपने आइडिया को वो कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, उसके लिए हमने आज जिस मेहमान को यहाँ पे बुलाया है वो एक रेनाउंड पर्सनैलिटी हैं आलोक द्विवेदी जी, और ये नवम अगस्त्य फाउंडेशन में एज ए प्रोग्राम मैनेजर काम कर रहे हैं और इन्होंने आईआईटी बीएचयू से केमिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और आपको ये बता दें कि इनके पास पिछले 10 साल का अनुभव है डिजाइन थिंकिंग को लेके। तो हम सभी को बहुत लाभ मिलने वाला है कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को एक मतलब कारगर बना पाएं और यूजर फ्रेंडली बना पाएं जो सोशली वैल्यूबल हो। तो ये काफी रोचक चीजें हमारे साथ होने वाली हैं। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं द्विवेदी साहब को कि वो अपने आज का जो विषय है उस पर एक अच्छा खासा हमें लेक्चर देंगे जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद। धन्यवाद बडोनी जी। जुड़े हुए सभी साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। अभी डॉक्टर उनियाल ने इंस्पायर अवार्ड के बारे में बात की और बताया कि किस तरीके से इंस्पायर अवार्ड में बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं। बच्चों के प्रोजेक्ट्स किस तरीके के होने चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने बताया। यहाँ पर कुछ बिंदुओं को मैं प्रमुखता देना चाहूँगा कि इंस्पायर अवार्ड्स में जो मॉडल्स या प्रोजेक्ट्स आने चाहिए वो वैज्ञानिक और व्यवहारिक होने चाहिए एवं समाज की समस्याओं से जुड़े हुए हों। अगर वो समाज की किसी समस्या को समाधान कर रहे हैं तो आपके उन प्रोजेक्ट्स को अच्छा स्थान मिलने की प्रबलता मिलती है। हम किस तरीके के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, किस तरीके के मॉडल्स की बात कर रहे हैं, इनोवेशन से हमारा क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग विस्तार में देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया और डॉक्टर उनियाल ने भी आपको बताया कि ये जो मॉडल्स होने चाहिए, जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, वो समाज की किसी समस्या का समाधान करने वाले होने चाहिए। जैसे अगर आप प्रदूषण की समस्या का कुछ समाधान लेकर के आते हैं तो इस तरीके का मॉडल इंस्पायर अवार्ड में जा सकता है। केवल प्रदूषण के बारे में बताना कि प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, ये मॉडल्स या इस तरीके के प्रोजेक्ट्स इनकरेज नहीं किए जाते हैं। आपको प्रदूषण की समस्या का कुछ व्यावहारिक हल लेकर के आना होगा और वो हल भी इस तरीके का होना चाहिए कि उसको असल में वास्तविकता में करा भी जा सके। आपके प्रोजेक्ट की समाज में उपयोगिता है तो आपको अच्छे स्थान, अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। आपका प्रोजेक्ट बड़े स्तर पर किस तरीके से ले जाया जा सकता है
इस पर भी आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाता है। आपने जो लागत लगाई है अपने प्रोजेक्ट को बनाने में, वो उस प्रोजेक्ट की उपयोगिता और महत्व के अनुरूप है कि नहीं है, ये भी मूल्यांकन का एक बिंदु होता है। तो एक बार मैं सभी पॉइंट्स को संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ कि मूल्यांकन के बिंदुओं में प्रोजेक्ट का व्यावहारिक होना, सामाजिक समस्या का समाधान होना, समाज में उसका उपयोग हो पाना, उसको बड़े स्तर पर ले जाने की संभावना, लागत की सार्थकता एवं उसमें कितनी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता और इनोवेशन है, इन बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। हम किस तरीके से रचनात्मकता और इनोवेशन अपने प्रोजेक्ट्स में ला सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि इनोवेशन क्या होता है, हम किस तरीके से इनोवेटिव बन सकते हैं और हम किस तरीके से समस्याओं को ढूंढ करके उनके इनोवेटिव समाधान निकाल सकते। तो साथियों, सबसे पहले हमारे मन में जो सवाल आता है वो ये आता है कि इनोवेशन क्या होता है, नवाचार जिसको हम बोलते हैं, वह इनोवेशन आखिर होता क्या है। अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए और सोचिए कि नवाचार से क्या मतलब होता है। अपने दिमाग की बत्ती जला करके सोचिए कि इनोवेशन का क्या अर्थ होता है। तो अभी मैं बताता हूं कि इनोवेशन से हमारा मतलब क्या होता है। अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके जब आप किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई अनूठा इनोवेटिव तरीका या उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम इनोवेशन बोलते हैं। या किसी ज़रूरत को पूरा करने का एक प्रोडक्ट या प्रोसेस हो सकती है, जिनके एग्जाम्पल्स को भी अभी हम देखेंगे। इसके अलावा इनोवेशन में और क्या आता है? पहले से बने हुए किसी तरीके या उत्पाद को बेहतर बनाना। कोई उत्पाद या तरीका पहले से मौजूद है और उसमें हम लोगों ने मूल्य संवर्धन किया, तो वह नवाचार हुआ, यानी इनोवेशन हुआ। तीसरा और आखिरी, किसी समस्या का नया या अनूठा समाधान निकालना, ये भी इनोवेशन में आता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि हम नवाचार के इन 3 बिंदुओं से क्या मतलब रखते हैं। पहले बिंदु पर जाते हैं। तो दोस्तों, किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अनूठा तरीका या उत्पाद बनाना, इसके उदाहरण क्या हैं? इनसे हम क्या समझते हैं? आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले हमें अगर रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किसी सामान की आवश्यकता होती थी, तो हमें खुद बाज़ार तक या किसी को बाज़ार भेज करके वो सामान मंगाना पड़ता था। साथ ही साथ वो सामान सही मूल्य पर मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपको वो सामान लागत से बहुत ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा हो। वो सामान उस दिन दुकान में उपलब्ध है कि नहीं है, इस तरीके की तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता था। तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि क्या हम घर बैठे ही जो हमारी ज़रूरत के सामान हैं उनको मंगा सकते हैं, और उसके लिए विभिन्न मोबाइल ऐप्स डेवलप हुए। तो हमारा जो पहला बिंदु है उसका उदाहरण होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स जो कि आप रोज़मर्रा का सामान मंगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाया गया है और नया है, इनोवेटिव है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, पहले से बने हुए तरीके या उत्पाद को बेहतर बनाना। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ समय पहले तक हम लोग फिलामेंट के बल्ब यूज़ करते थे, जिनको
इनकैंडेसेंट लैंप भी बोलते हैं, का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। उसके बाद से लेकर के उस बल्ब में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और अब आपको शायद ही फिलामेंट बल्ब कहीं देखने को मिलते होंगे। बाजार में आजकल एलईडी बल्ब आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक मौजूदा उत्पाद को, मौजूदा प्रोडक्ट को, जो कि फिलामेंट बल्ब है, उसमें और बेहतर तकनीकी का उपयोग करके एलईडी बल्ब का इनोवेशन हुआ। तो फिलामेंट बल्ब से एलईडी बल्ब तक पहुंचना इनोवेशन में आता है। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो तो पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े टीवी सेट हुआ करते थे जो कि कैथोड रे मॉनिटर्स होते थे। फिर फ्लैट स्क्रीन आई और अभी एलईडी स्क्रीन्स आ रही हैं जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं। हमारे स्टूडियो में भी उसी तरीके की स्क्रीन में आपको यह प्रेजेंटेशन दिख रही है। और इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि हाथ से पहले, क्योंकि हाथ से चलाने वाला पंखा, जब इसमें तकनीकी का इस्तेमाल करके एक मोटर लगा दी गई और वो पंखा जब बिजली से चलने लग गया तो उसके फलस्वरूप पंखा आया, फैन आया, जो एक इनोवेशन है। वो इनोवेशन और आगे बढ़ कर के कूलर या एसी जैसे प्रोडक्ट्स या उत्पाद को तक पहुंचता है। तीसरे पॉइंट, किसी समस्या का नया या अनूठा समाधान निकालने को हम एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। సౌండ్ ఏంటి ఇంత చిన్నగా వస్తుంది? నాకు గడ్డి వచ్చింది.
आपने देखा कि किस तरीके से गौतमी, प्रदीप और उनके साथियों ने अपने गांव की एक समस्या कि जब पानी सप्लाई का आता है तब उसके लिए एक महिला को बैठ करके पूरे गांव को सूचित करने के लिए घंटी बजानी पड़ती है। उन्होंने अपने समाज में, अपने गांव में, परिवेश से ये समस्या देखी और अपने साथियों के साथ उसका एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। और आपने ध्यान दिया होगा कि पहला सॉल्यूशन जो था उसमें उन्होंने छोटे बजर का इस्तेमाल किया। जब उन्हें महसूस हुआ कि हमें बड़े बजर या बड़े ज़्यादा साउंड वाले बजर की ज़रूरत है तो उन्होंने उसको लगाया। तो हम जिस डिज़ाइन थिंकिंग की बात कर रहे हैं उसके विभिन्न चरण कहीं ना कहीं गौतमी और प्रदीप ने अपने इस इनोवेशन में इस्तेमाल किए और आपने देखा कि उनका ये मॉडल विज्ञान के सिद्धांतों पर था, व्यवहारिक था, समाज की समस्या का समाधान निकाल रहा है, सामाजिक उपयोग में लाया जा सकता है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है और इसको बड़े स्तर पर स्केल भी किया जा सकता है। तो ये हमारे इंस्पायर मानक के अवार्ड के जो मूल्यांकन बिंदु हैं सभी पर खरा उतरता है। तो दोस्तों, अभी हमने ये तो समझ लिया कि इनोवेशन क्या होता है, लेकिन असली समस्या आती है कि तो इनोवेशन को अगर मैं एक वाक्य में बोलने को कहूँ तो विचार को हकीकत में बदलना इनोवेशन है। यानी आपके पास कोई आइडिया है और उसको आप रियल लाइफ में लेकर के आते हैं तो वो इनोवेशन होता है। जैसे आपके पास एक आइडिया है या एक आइडिया आया कि हमें पेट्रोल या डीजल की जगह विद्युत से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार बनानी है। और जब इस तरीके की कार बनाई गई टेस्ला एवं विभिन्न कंपनियों ने, तो वो विचार इनोवेशन में परिवर्तित हुआ। तो जब तक विचार आपके मन में है तब तक वो केवल एक विचार है। जब उसे आप हकीकत में बदलते हैं तो वो इनोवेशन बन जाता है। जैसे हमारे प्रदीप और गौतमी के पास आइडिया था कि पानी के आने की सूचना देने का अलार्म बनाने के लिए हम एक बजर लगा सकते हैं। जब उन्होंने उसको वास्तविकता में बदला और उसको अपने गांव में लगाया तो वो हकीकत में, वास्तविकता में परिवर्तित हुआ और वो इनोवेशन बना। विचार से लेकर के इनोवेशन तक पहुंचने की जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसमें हमें जानना होगा कि इनोवेटिव कैसे बने। तो सबसे प्रमुख सवाल आता है कि भाई हम बोल रहे हैं कि इनोवेशन करो, क्रिएटिव बनो, लेकिन इनोवेटिव किस तरीके से बने? दोस्तों, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि कोई भी इनोवेटिव या नवाचारी बन सकता है। केवल उनके अंदर कुछ योग्यताएं, कुछ कुशलताएं और कुछ एक प्रोसेस या पद्धति को फॉलो करना होगा। हम सबसे इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि इनोवेटिव बनने के लिए आप ऑब्जर्वेशंस करें। आप अपने आसपास मौजूद चीज़ों, समस्याओं, ज़रूरतों, लोगों, आपका परिवेश, इन सब का बहुत सूक्ष्म रूप से अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें। वहाँ से आपको बहुत से आइडियाज़ आएंगे। जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि एक शहर में या गांव में निकलने वाला एक नाला है और उसमें बहुत सी गंदगी को फेंक दिया गया है। सरसरी तौर पर देखने से
केवल इसमें एक यही प्रमुख समस्या दिखती है। लेकिन जब आप इस समस्या को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, इस परिस्थिति को इनोवेशन और ऑब्जर्वेशन के चश्मे से देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तो बहुत अलग-अलग तरीके की समस्याएं हैं। पहला समस्या ये है कि जो नाला है उसमें बहुत सा गंदगी और कूड़ा फेंका गया है। दूसरा कि वो नाला जो है वो खुला हुआ है, जिससे उससे कई तरीके के खतरे हैं। तीसरा ऐसा हो सकता है कि इस गंदगी की वजह से वहाँ पर बहुत से मक्खी मच्छर हैं, जिनकी वजह से समाज में बीमारियां फैल रही हैं या उस लोकेलिटी में, मोहल्ले में बीमारियां फैल रही हैं। जो नाले के आसपास की जगह है वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण करके अपने घर या बाजार बना लिए हैं। लोगों ने इस गंदगी के साथ साथ सड़क में भी बहुत सी गंदगी फेंक रखी है। उस गंदगी, उस कूड़े को फेंकने की वजह से उसको खाने के लिए आवारा पशु और जानवर वहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से और भी समस्याएं पैदा होती हैं। इस खुले नाले में किसी के गिरने का भी डर है। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटी, एक सीधी सिंपल सी फोटो में आपको, पिक्चर में आपको इतने सारे समस्याएं मिल गई, और फिर भी क्या आप कह सकते हैं कि किस समस्या पे काम कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप अगर बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको अपने आसपास बहुत सी ज़रूरतें और समस्याएं मिलेंगी जिनका इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन करने के साथ साथ उस ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से, इनोवेशन को हमने बोला कि विचार को इनोवेशन में या वास्तविकता में बदलना, उसके लिए डिज़ाइन थिंकिंग पद्धति का प्रयोग करना। बेसिकली आपके पास एक आइडिया है, उसको आप इनोवेशन तक किस तरीके से ले जा सकते हैं, उसके लिए डिज़ाइन थिंकिंग पद्धति का या डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। हम देखेंगे अभी गहराई में कि किस तरीके से हम समस्याओं को पहचान सकते हैं, हमारे आसपास जो आइडियाज़ हैं उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस तरीके से उनको हम हकीकत में या वास्तविकता में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अभी तक का कुछ चीज़ें आपको याद रखनी रहेंगी, जिन पर मैं वापस लौट करके आऊँगा। सो ये डिज़ाइन थिंकिंग पद्धति या डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है क्या? ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस एक 5 चरण की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको अगर आप किसी परिस्थिति में लगाते हैं तो आप उसके इनोवेटिव या क्रिएटिव सॉल्यूशंस या समाधान निकाल सकते हैं। ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस यूएसए में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन स्कूल और प्रसिद्ध डिज़ाइन कंपनी आइडियो द्वारा निकाली गई है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे, इनोवेटिव बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये प्रोसेस तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसमें 5 चरण होते हैं। सबसे पहले हम लोग एम्पैथाइज करते हैं, यानी कि अपने आसपास के परिवेश, अपने आसपास के लोगों के ज़रूरतें और तकलीफ़ों को हम लोग महसूस करते हैं, उनसे बातचीत करके, उनको देख करके, उनको ऑब्ज़र्व करके। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप लोग स्कूल जाते होंगे, घर से स्कूल जाते हुए आपको किस तरीके के अनुभव हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जिस रास्ते से जाते हैं वो बहुत ख़राब है, खुदा हुआ है, उसमें गड्ढे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जिस ऑटो, रिक्शा से जाते हैं उसमें जितनी ज़्यादा सवारियां बैठा करके वो लोग ले जाते हैं, ये अनुभव हो सकता है। या आपको कुछ अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं कि आपको अपने घर से लेकर के
स्कूल तक का जो रास्ता है उसको हर रोज तय करने में बहुत अच्छा महसूस होता है। सो किसी की ज़रूरतों, समस्याओं को महसूस करना, एम्पैथाइज़ करना है। यहाँ से आपके पास बहुत सारी समस्याएँ या ज़रूरतें निकल कर के आती हैं। इन समस्याओं को परिभाषित करना ज़रूरी है, जो कि डिफाइन स्टेप में आता है। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ये समस्या किसको है, क्यों है और क्या है। हु, व्हाट एंड व्हाई, ये 3 हमको चीज़ें पता करनी होंगी। क्योंकि अगर हमने समस्या को सही से परिभाषित नहीं किया, तो ऐसा संभव है कि हम जिस समस्या का समाधान निकालना चाह रहे हैं, वो हम नहीं निकाल पाएँगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि आपने देखा कि आपके मोहल्ले में जो जगह-जगह पर कूड़ा बिखरा होता है। आपने क्या सोचा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है? क्यों ना हम लोग कूड़ेदान, डस्टबिन्स लगा दें, तो वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। और आपने वैसा करा भी। लेकिन अगले दिन फिर आप देखते हैं कि अभी भी गली में, अभी भी आपके यहाँ की सड़कों में कूड़ा पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ होगा? ऐसा हो सकता है कि जब आप गहराई से ऑब्ज़र्व करें और इस समस्या का असली वजह पता करने की कोशिश करें, तो पता चलेगा कि कूड़ेदान तो बहुत है लगे हुए हैं, लेकिन जब लोग कचरा अपने गेट पर रखते हैं, जिसको कि गाड़ी, कूड़े वाली गाड़ी जो है वो लेने के लिए हर रोज़ आती है, लेकिन उस दौरान क्या होता है, जो आवारा पशु या जानवर हैं, वो उस कूड़े में से खाने का सामान निकालने के लिए उसको फैला देते हैं। तो आपके पास कूड़े वाली गाड़ी भी है, आपके यहाँ कूड़ेदान भी लगे हुए हैं, लोग कूड़ा सही तरीके से रख भी रहे हैं, सड़क में फेंक भी नहीं रहे हैं। लेकिन असली समस्या की जड़ कहाँ से आई कि जो आवारा पशु हैं वो उसको फैला देते हैं। तो जब समस्या समझ में आएगी, तभी आप उसका सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि तीसरा स्टेप है, तीसरा चरण है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में, कि समस्या का समाधान सोचना। किस तरीके से बहुत ही क्रिएटिव या नए समाधान सोचने चाहिए, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन पर हम लोग आगे बात करेंगे। जब एक बार आपने अपना समाधान चुन लिया होता है, समझ लिया होता है, डिसाइड कर लिया होता है, तब उस समाधान पर काम करना होता है, जिसको कि चौथे स्टेप में हम लोग प्रोटोटाइपिंग या समाधान पर काम करना बोलते हैं। आपने मान लीजिए जो व्यक्ति चलने में असमर्थ है, उनकी सहायता के लिए एक अलग तरीके की वॉकिंग स्टिक्स या चलने वाली छड़ी का आइडिया सोचा है, तो उस पर पहले आपको काम करना होगा। वो काम करने से पहले उसको आपको उसका एक ब्लूप्रिंट या उसका खाका तैयार करना होगा। फिर आपको उससे जुड़े हुए सामान को एकत्रित करना होगा, तब जा कर के कहीं आप वो वॉकिंग स्टिक बना सकते हैं। तो ये हमारा चौथा चरण होगा, प्रोटोटाइप। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, जिसमें एक ही स्कूल में बच्चों के पास घर में जो किताबें हैं, वो किताबें किसी ऑनलाइन पुस्तकालय ऐप बना करके अपने साथियों के बीच में आप शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। उसके लिए आप चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को उस मोबाइल ऐप में रजिस्टर करें और वहाँ से जो बुक है वो किसी दूसरे बच्चे से ले करके पढ़ सकते हैं और फिर उसे वापस कर सकते हैं। लेकिन ये पता लगाना कि किसके पास वो बुक है, उसके लिए आप एक ऐप चाहते हैं जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो उस ऐप को बनाने से पहले आपको उसका एक लेआउट सोचना होगा कि ऐप असल में दिखने में कैसा होगा, उसमें क्या-क्या फंक्शन होने चाहिए, क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए, उसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, किस तरीके के लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें
प्रोटोटाइपिंग में आती हैं। अब अगर आपने पहले चारों स्टेप कर लिए, आपने एम्पैथाइज़ किया, आपने समस्या को डिफ़ाइन किया, उसके सॉल्यूशन निकाले, उस सॉल्यूशन पे काम भी कर लिया, लेकिन अगर आपने उसका परीक्षण नहीं किया अपने प्रोटोटाइप का, तो आपका इनोवेशन अधूरा है। इसीलिए डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस का 5वां स्टेप है टेस्ट करना, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप का परीक्षण करना। बेसिकली आपको अपना प्रोटोटाइप जो आपने बनाया है, उसको जिस व्यक्ति के लिए आपने बनाया है, उसको आप देख करके टेस्ट करेंगे कि वो उसका उपयोग करके कैसा महसूस कर रहा है और क्या वास्तव में वो समस्या उससे सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो था, उसमें गौतमी और प्रदीप ने टेस्टिंग करी, एक प्रोटोटाइप बनाया जो कि पानी के सप्लाई आने का अलार्म था, उसका एक प्रोटोटाइप बनाया और उसको टेस्ट किया। जब उन्होंने टेस्ट किया, तब जाकर के उनको पता चला कि जो उसमें बजर लगा है वो बहुत छोटा बजर लगा है, उसके लिए उनको बड़े बजर की या मेगाफोन की ज़रूरत होगी। तो टेस्ट करके ही आप अपने प्रोटोटाइप को सही कर सकते हैं। डिफरेंट मोबाइल ऐप्स आपने देखा होगा कि वो लॉन्च करने के पहले अपने ऐप को जो यूज़र्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनके साथ टेस्ट करने के लिए देते हैं, जिसको बीटा वर्जन बोला जाता है। तो टेस्ट करने के बाद ऐसा संभव है कि आपका प्रोटोटाइप या आपका आइडिया में कुछ कमी रह गई हो। ऐसा हो सकता है कि आपने समस्या को सही से परिभाषित ना किया हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कूड़ा फैलने वाला, आपने डस्टबिन लगा दिए लेकिन कूड़ा फैलने की वजह कुछ और है, तो आपको दोबारा उस स्टेप पे जाकर के समस्या को परिभाषित करना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने समस्या का जो समाधान सोचा है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपको फिर से उसके सॉल्यूशन सोचने होंगे। तो ये एक प्रोसेस जो है वो एक साइक्लिक या चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक आपको यही स्टेप्स लेने हैं। ये स्टेप्स जो हैं वो आप उनका क्रम बदल भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम इनोवेटिव बन सकते हैं, उसके लिए हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए और हमारे ऑब्ज़र्वेशन से जो हमें इनपुट्स मिले हैं, उनको किस तरीके से हम उससे अपने विचार को इनोवेशन में बदल सकते हैं, उसके लिए एक प्रक्रिया हुई। लेकिन अभी भी एक चीज़ रह जाती है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि किस समस्या पे काम करना चाहिए। तो हम लोग अभी देखते हैं कि ज़रूरत या समस्या को किस तरीके से पहचानें। तो दोस्तों, ज़रूरत या समस्या आपके उसको कैसे पहचानें? आपको इंस्पायर अवार्ड के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है, क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहिए वो कैसे पता चलेगा? तो आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा और इसके कुछ तरीके हैं, कुछ विधियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको आप इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। आपको ऑब्ज़र्व करना होगा खुद को, अपने दोस्तों या परिवार को। आपके दोस्त या परिवार की कुछ ज़रूरतें या समस्याएं हो सकती हैं, जैसे आपके घर में जो किचन में खाना बनता है, वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनको बीमारियां हो रही हैं। ये समस्या हो सकती है। आपके मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार जो काम करते हैं, हो सकता है उनको उस काम में कुछ समस्या हो रही हो। तो इस तरीके से आपको समस्याओं को पहचानना होगा। दूसरा, आप समस्याओं को कहाँ से ढूंढ सकते हैं, वो आपको आपके परिवेश यानी जहाँ आप रहते हैं या आप स्कूल जाते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादातर समय आपके घर या स्कूल में व्यतीत होता है, तो वहाँ से आपको समस्याएं मिल सकती हैं, वहाँ से आपको ज़रूरतें मिल सकती हैं। जैसे आपने देखा
अभी जो हमने वीडियो देखा था, गौतमी और प्रदीप जो थे, उनको अपने परिवेश में समस्या दिखी। समस्या आपके गांव या शहर की हो सकती है, हो सकता है कि आपके पड़ोस या मोहल्ले में वो समस्या ना हो, लेकिन आप ही के शहर या गांव में किसी दूसरी जगह पर वो समस्या हो। जैसे ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पर रहते हैं या आपका जहाँ स्कूल है, वहाँ की सड़कें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके ही गांव या शहर में जो दूसरी सड़कें हैं वो सही नहीं हैं। तो ऐसी समस्या को भी आप पहचान सकते हैं। या वो समस्या आपके प्रदेश, देश या दुनिया की भी हो सकती है कि देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको कैसे पहचानें। यहाँ पे एक सजेशन ये होगा किस तरीके की आपको अपनी जो समस्या है या जो आपका विचार है उसको बहुत ही स्पेसिफिक यानी कि टू द पॉइंट रखना होगा। जैसे हम ये बोलते हैं कि विश्व में प्रदूषण की समस्या है, अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब तक आप इस बड़ी समस्या को छोटी समस्या में बांटते नहीं हैं, आप ऐसा कोई हल नहीं निकाल सकते हैं जो सारे तरीके के प्रदूषण को समाप्त कर दे। हाँ, लेकिन छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर के, छोटी-छोटी चीज़ें करके प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन आप अगर ऐसा सोचें कि कोई एक ही डिवाइस से हम वो सारी चीज़ें कर लें, अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वैसा संभव नहीं है। हो सकता है आगे चल के टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि एक ही मशीन से सारा का सारा प्रदूषण कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अभी को देखते हुए वैसा संभव नहीं है। इसलिए आपको मेरी सलाह ये होगी, अगर आप प्रदूषण पर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो देखिए कि किस तरीके से आप जहाँ रहते हैं या आपका जो गाँव या शहर है, वहाँ पर किस तरीके की प्रदूषण की समस्या है। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके गाँव या शहर में कोई नदी हो, जिसमें फैक्ट्रीज़ जो हैं, वो केमिकल्स और वेस्ट जो है डाल रहे हों, जिससे वो नदी का पानी खराब हो रहा हो। तो आप एक नीचे स्तर पर आप लेकर के आए, एक बड़ी समस्या को आपने एक छोटी समस्या में बदला। इसके बाद आपको और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको और भी इसको छोटा स्तर पर लेकर के आना होगा कि किस तरीके की फैक्ट्रियाँ हैं, क्या उनसे केमिकल निकलता है, तब जा कर के आप उसके इनोवेटिव सॉल्यूशन बना सकेंगे। कुछ तरीके जिनसे आप समस्या पहचान सकते हैं, हम लोगों ने बात करी है कि किस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन करके अपने आसपास की चीज़ों को, समस्या को या ज़रूरत को पहचान सकते हैं। जैसे आपने ऑब्ज़र्व करा कि आपके स्कूल में या आप जिस क्लास में बैठते हैं, वहाँ पर प्रॉपर लाइट नहीं है, अंधेरा रहता है। ये एक समस्या हो सकती है। दूसरा बिंदु है लोगों से बातचीत करके। जैसा मैंने बताया कि आप अपने घर में अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन, रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं कि वो किस तरीके की ज़रूरत या समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप दूसरे लोगों का भी इंटरव्यू या साक्षात्कार करके, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को पहचान सकते हैं। हम लोग अभी उदाहरण के द्वारा भी देखेंगे कि किस तरीके से समस्या को पहचानना होता है और किस तरीके से समस्या को सॉल्व करने का क्या तरीका है, जो डिज़ाइन थिंकिंग हमने बोला था। लेकिन समस्या हम लोग समाचार पत्र या मैगज़ीन्स पढ़ कर के भी पा सकते हैं। हमने मैगज़ीन में पढ़ा कि अभी एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम बोलते हैं कि एरोप्लेन या एयरप्लेन जो होते हैं वो उड़ सकते हैं और बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अब इस तकनीकी को किस तरीके से, क्या हम एक फ्लाइंग कार बना सकते हैं, ऐसा सोचना इनोवेशन के अंदर में आएगा। तो आप देश दुनिया में जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनको आप समाचार पत्र या मैगज़ीन से पढ़ कर के वहाँ से भी इनोवेशन पा सकते हैं। टेलीविज़न में, मीडिया में बहुत से इन्फॉर्मेशन और खबरें रहती हैं, जहाँ से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। जैसे आपने
टेलीविज़न या समाचार पत्र में देखा कि आपके शहर में जो नदी है उसमें गंदे पानी की समस्या है, या आपके शहर में कोई एक मोहल्ला है जहाँ पर सड़कें खराब हैं, या आपके शहर में या गांव में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत जाम लगा होता है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। आखिरी पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य देखकर। तो ये क्या हुए? संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि विश्व की शांति और समृद्धि के लिए काम करता है, उन्होंने विश्व के विकास के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करे हैं जो कि इस तरीके से हैं। टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जो कि गरीबी हटाना, भुखमरी हटाना, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे तमाम मुद्दों को हल करना चाहते हैं। आप इन गोल्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं कि और वहाँ से आपको आइडिया आ सकता है। जैसे भुखमरी हटाने के लिए एक गोल है कि जो घरेलू रोजगार प्रदान करने वाले उद्योग हैं, जिनको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं, उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। तो ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ टोकरी बनाने का काम आपके गांव में या शहर में होता हो, या और वो टोकरी किस तरीके से उसके लिए एक इनोवेटिव मशीन बनाकर कम समय में बहुत ज़्यादा टोकरियाँ बनाना, या ह्यूमन एफर्ट लगा करके ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा टोकरियाँ मिलना, इस तरीके की आप एक मशीन बनाते हैं तो उससे रोज़गार बढ़ेगा तो भुखमरी ख़त्म होगी, गरीबी ख़त्म होगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है कि आपके यहाँ पर किसी बीमारी का बहुत फैल रही है, उस बीमारी के लिए आप कर सकते हैं। ऊर्जा संबंधित, स्वच्छता संबंधित, असमानता संबंधित सारे मुद्दे, इन पर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उसके लिए आपको इन गोल्स को या इन लक्ष्यों को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा। जैसे गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो जो हम कूड़ा निस्तारण या वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें रोड्स, पार्क, विभिन्न यूटिलिटीज़ जिसमें आती हैं, वो इस गोल में आती हैं। जब आप उस गोल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस गोल में किन किन बातों को रखा गया है। अगर आप ऐसा पाते हैं कि इस गोल से संबंधित बातें जो हैं उसमें हमारा गांव, शहर या प्रदेश पीछे है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। आप नीति आयोग जो भारत सरकार का है, वो हर एक स्टेट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स निकालता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2023-24 के लिए उत्तराखंड, हमारे प्रदेश उत्तराखंड में अलग अलग गोल्स में हमारा प्रदेश किस तरीके से काम कर रहा है, किस स्तर तक पहुंचा है, वो आप देख रहे हैं। तो कहीं पर हमारा प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है, कहीं पर अभी उसमें काम करना बाकी है। तो अगर आप इन गोल्स को देखेंगे अपने प्रदेश के, आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाके SDG इंडिया इंडेक्स देख सकते हैं। उसमें आप अपने प्रदेश के परफॉर्मेंस को अलग अलग गोल्स में कैसा है वो देख सकते हैं, और वहाँ से आप काम करने की समस्याएं निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि इनोवेटिव कैसे बनते हैं, क्या करके हम लोगों को अलग अलग समस्याएं या ज़रूरतें मिल सकती हैं जिन पर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट को विचार से इनोवेशन में किस तरीके से बदला जा सकता है। आपके पास एक आइडिया आया, आपने एक समस्या देखी, उसको किस तरीके से आप वास्तविकता में ला सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और मैंने क्या बताया था, उसके लिए कौन सी प्रोसेस है? हाँ, डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो देखते हैं ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हम
इससे अपने विचारों को इनोवेशन में बदल सकते हैं। तो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है एम्पैथाइज करना या अनुभूति करना। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप लोगों से बातचीत करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप जहाँ पर भी जिन जगहों पर जाते हैं वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करें। आप बाज़ार जाते हैं अपने मम्मी-पापा के साथ सामान खरीदने, आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बाज़ार का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ से आपको आइडिया मिले कि लोगों को क्या समस्याएँ आ रही हैं। बाज़ार में हो सकता है अतिक्रमण की समस्या हो, ऐसा हो सकता है आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज या नालियाँ नहीं बनी हैं, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप लोगों से बात करेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे, एम्पैथाइज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगी। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा-सा टेक्नीक निकाली है कि जब आप लोगों से बात करें, तो आप उनके अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव को किस तरीके से एक पिक्चर के फॉर्म में ला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप सोचेंगे समस्या तो आपको विजुअलाइजेशन या उसकी कल्पना करने में आसानी होगी। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, घर में जो महिलाएं होती हैं, गृहिणियाँ होती हैं, उनके एक दिन के अनुभव को हमने एक ग्राफ में या चार्ट में बनाया है, जहाँ पर सुबह उठने से लेकर के सोने तक के उन अलग-अलग अनुभवों को बनाया गया है। जैसे हो सकता है सुबह उठकर चाय बनाना, खाना बनाने का अनुभव एक गृहिणी को पसंद नहीं है। ये हम केवल उदाहरण की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें अखबार पढ़ना पसंद है। उनके यहाँ उस दिन सिलेंडर की डिलीवरी हुई और डिलीवरी का जो उनका अनुभव था वो अच्छा नहीं था। जैसे ऐसा होता है कि घर में महिलाएं रहती हैं, सिलेंडर आपको मालूम है कि बहुत भारी होता है। उस सिलेंडर को किचन तक ले जाने में, रसोई घर तक ले जाने में उनको डिलीवरी वाले व्यक्ति को बोलना पड़ता है कि आप इसको उठा कर के अंदर करें, और उससे कहीं न कहीं हमारी जो प्राइवेसी है, जो निजता है, वो कहीं न कहीं उस पे परेशानी आती है, समस्या आती है। सब लोग चाहते हैं कि उनके घर में कोई भी बाहरी व्यक्ति ऐसे ही अंदर ना आ पाए। तो ये एक अनुभव हुआ। उसके बाद खाना बनाने के बाद, ये सब करने के बाद जब उन्हें अपने पड़ोस के लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, तो वो एक अच्छा अनुभव होता है। वो उस दिन शॉपिंग करने गए, उसका अनुभव उनका अच्छा था। फिर रात का खाना बनाना, उसका अनुभव अच्छा नहीं है, और रात में सोने का अनुभव अच्छा है। तो हम लोगों ने इस तरीके यहाँ पर अलग-अलग अनुभवों को अच्छे अनुभव और बुरे अनुभव में बाँटा है। अब हमारे पास जो बुरे अनुभव इस तरीके से मिलते हैं, वहाँ पर हमें प्रोजेक्ट बनाने का स्कोप मिलता है। जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, जो कि हरियाणा के 2 बच्चों ने बनाया था। उन्होंने क्या पाया कि घर में गैस के सिलेंडर की डिलीवरी का जो अनुभव है, वो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें जब भी गैस के सिलेंडर की डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी वाले व्यक्ति को बोलना पड़ता है कि वो सिलेंडर को उठा करके किचन तक पहुँचाए, और वो घर के दरवाजे से लेकर किचन तक पूरा अंदर जाते हैं, जिससे प्राइवेसी में प्रॉब्लम होती है। अब आप इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो हम डिज़ाइन थिंकिंग में इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस समस्या को किस तरीके से हम परिभाषित करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। तो डिफ़ाइन जो होता है वो समस्या को परिभाषित करना होता है। समस्या की परिभाषा में हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, कि उपभोक्ता कौन है, यानी कि समस्या या ज़रूरत किसे है। दूसरा, समस्या या ज़रूरत में उनका अनुभव क्या है। तीसरा, उस समस्या या ज़रूरत की
वजह क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपके यहाँ पर घर में दादा दादी नाना नानी हैं, उनको घर में जो आपका घर है उसमें मान लीजिए 2 फ्लोर हैं, उनको ऊपर तक चढ़कर जाने में समस्या होती है। तो ये उनका एक अनुभव हो गया। उसकी वजह क्या है? ये हो सकता है कि जो सीढ़ियां हैं वो सही से बनी ना हो या उनको चलने में तकलीफ हो। तो जब हम इन तीनों चीज़ों को परिभाषित करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि समस्या क्या है और किसे है। जैसे अभी जो मैंने घर में सिलेंडर की डिलीवरी का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर उपभोक्ता कौन है, समस्या या ज़रूरत किसे है? घर की महिलाएं या गृहिणी। अगर आप ये नहीं पता करते हैं कि समस्या किसे है, तो आप उसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, या आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। इसी सिलेंडर डिलीवरी के एग्जाम्पल में क्या अनुभव है कि सिलेंडर डिलीवरी के समय डिलीवरी वाले का घर के अंदर तक आना, वजह क्या है? इस सिलेंडर का भारी होना, जिसको कि घर की जो महिलाएं हैं या गृहिणियां हैं वो खुद उठाकर नहीं ले जाती हैं, या उसे उठाकर ले जाने में दिक्कत महसूस होती है। तो हमने यहाँ पर उपभोक्ता कौन है, क्या अनुभव है उनका और क्या समस्या है, इन तीनों चीज़ों पर बात करी। एक बार जब आपकी समस्या परिभाषित हो जाती है कि घर की महिलाएं सिलेंडर के भारी होने की वजह से सिलेंडर डिलीवरी के समय उनको डिलीवरी वाले को घर के अंदर तक बुलाना होता है और ये उनके लिए एक समस्या है। जब समस्या परिभाषित होती है तो फिर हम उसके सॉल्यूशन सोचते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आइडिएट, यानी कि समाधान खोजना। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप ग्रुप में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आइडिएशन करें या समाधान सोचें तो हमें किसी भी आइडिया को पहले रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हम सारे के सारे आइडिया, वो छोटे बड़े अच्छे बुरे किसी भी तरीके के आइडिया हों, उनको हमें पहले लिखना चाहिए। लिखने के बाद उसको डिस्कस करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वो आइडिया पहले से बना हुआ है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो क्या उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो क्या उसके लिए हमारे पास बजट है। ये सारी चीज़ें सोच करके उस समाधान पे काम करा जा सकता है। लेकिन अगर आपने आइडिया पर बिना ध्यान दिए, बिना सोचे समझे उसको रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया, तो हो सकता है कि आप इनोवेशन करने से रह जाएं। तो एक टेक्निक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जिसको स्कैम्पर बोलते हैं, SCAMPEER। ये स्कैम्पर क्या है? इसमें अलग अलग तरीके हैं जिससे आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। जैसे एस का मतलब सब्स्टिट्यूट करना। आपके पास मान लीजिए समस्या है कि आपकी जो पानी की बॉटल हैं वो प्लास्टिक की हैं। उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उनका किसी ने सॉल्यूशन निकाला कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी हुई बोतलों में पानी का इस्तेमाल करना। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट करना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने मौजूदा बॉटल में दवा रखने का जगह बना दी, तो आपने 2 चीज़ों को जोड़ दिया, पानी पीना और दवा। क्योंकि जनरली दवा खाने के लिए पानी पीने की लोगों को ज़रूरत होती है। अगर आपने दोनों चीज़ों को एक ही उसमें कर दिया तो आपने एक नया इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर के आए। तीसरा होता है अडेप्ट करना या बदलाव करना। जैसे बच्चों के लिए आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक बॉटल भी है और बच्चों के लिए खेलने का खिलौना भी है। इसको अलग अलग शेप में, वाई शेप की इस बॉटल को अलग अलग शेप में जोड़ करके बच्चे खेल भी सकते हैं। और तो बॉटल भी हो गई और साथ साथ खेलने का काम भी हो गया। हम एक और तरीके मॉडिफाई को देखते हैं कि उससे हमारा क्या मतलब है। मॉडिफाई करना यानी परिवर्तित करना। जैसे हमें
अगर कभी कम पानी की ज़रूरत है तो छोटी बॉटल रखनी होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो बड़ी बॉटल रखनी होती है। अभी आप इस चित्र में देख रहे हो कि दाईं तरफ ऐसी बॉटल दी गई है जिसको खींचकर छोटा या बड़ा करा जा सकता है। तो आपके पास एक ही बॉटल में जब आपको कम पानी भरना है तो आप उसको छोटा कर सकते हैं, या आपके पास सामान कम है, सामान रखने की जगह कम है तो आप उसे छोटा कर सकते हैं। सामान रखने की जगह बहुत है तो आप उसे खींचकर बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आता है पुट टू अनदर यूज़। आप उसी बॉटल को, खाली बॉटल का वायर्स बना सकते हैं। आप बॉटल को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो हमारा ई फॉर एलिमिनेट है, हटा सकते हैं। आप बॉटल की जगह आजकल जेल्स आने लग गए हैं जिनको कि जेल फॉर्म में पानी को पिया जा सकता है। रिवर्स कर सकते हैं कि आपने बॉटल में किसी भी तरीके के पानी को डालकर उसमें आपने एक फ़िल्टर लगाया जिससे वो पानी जो है फ़िल्टर के थ्रू हो करके पीने लायक बन जाए, तो आपकी बॉटल में आपने बदलाव कर दिया। तो इस तरीके से समाधान सोचने होते हैं। हम जिस समस्या को अभी उदाहरण के तौर पे ले रहे थे, सिलेंडर डिलीवरी की समस्या, उसके लिए जो बच्चे थे उन्होंने सोचा कि हम लोग एक यंत्र बनाएंगे जिससे सिलेंडर को आसानी से उठाया जा सके। उसके लिए उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया या समाधान पे काम करा। प्रोटोटाइप क्या हो सकता है? प्रोटोटाइप एक खाका हो सकता है या आपके असली मशीन की एक प्रतिरूप हो सकती है, एक कॉपी हो सकती है। जैसे कि सिकांतो मंडल जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने हाथ से चलने वाली, कूड़ा उठाने वाली और डंप करने वाली गाड़ी बनाई। उसको उन्होंने पहले छोटे स्केल पे बनाया, उसकी उन्होंने पहले डिज़ाइन बनाई, फिर उसको टेस्ट करके देखा। दाईं तरफ देख रहे हैं, बच्चों ने पानी जो भर जाता है सड़क में, उसके लिए सोल्यूशन निकाला कि पानी सूखने वाली हम एक रोड बनाते हैं। अब रोड बनाना तो बहुत खर्चे वाला काम है और रोड बनाने के पहले हमको उसको टेस्ट करके देखना होगा। तो उन्होंने अलग-अलग मटेरियल लेकर के टेस्टिंग करी कि किस मटेरियल से पानी को सोखा जा सकता है। तो इस तरीके से प्रोटोटाइप बनते हैं। हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्पल में हमने जो लिया है वहाँ पर बच्चों ने क्या प्रोटोटाइप बनाया, तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसका उन्होंने टेस्ट भी इस तरीके से करा। मैंने आपको बताना है, मैडम चलाएंगे, मैडम लेके जाएंगी। हम और पीछे लो, पीछे मैडम आप लेके आइए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हरियाणा गुरुग्राम के इन 2 बच्चों ने किस तरीके से घर के सिलेंडर को आसानी से उठा सकने वाले एक यंत्र को बनाया। इन लोगों को प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी मिला। इस तरीके के प्रोजेक्ट, इस तरीके के इनोवेशन आप सब भी कर सकते हैं। उसके लिए आप कैसे इनोवेटिव बने, आप किस तरीके से समस्याओं को देखें, उनके समाधान किस तरीके से निकालें, उस पर हमने आज विस्तार से चर्चा की। हमारी आशा ये रहेगी कि आप ऐसे ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस और प्रोजेक्ट्स इस बार के इंस्पायर में लेकर के आएँ। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।